यहाँ बच्चे आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर की वैल्यू बेटा सॉल्व करनी है dx के साथ फ्रॉम x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया यहाँ पर, आपको सॉल्व करना था बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx 0 टू। थर्ड डिस्कशन बेटा आपको दिया गया यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पे t स्क्वायर था 2t था 4 है dt के साथ बेटा लिमिट बेटा आपको क्या दी गई यहाँ पर 0 टू 6। तो बेटा इसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर आएगा। 3 स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कल हमने पढ़ा हुआ है, 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, x की पावर 2 जो था बेटा उसमें आप एक नंबर बढ़ाएंगे एक नंबर से घटाएंगे, कांस्टेंट इस बार नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन विद लिमिट्स है, जब इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स होता है तो हमें कांस्टेंट लिखना चाहिए। यहाँ पे 2 + 1 और 3 कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ गई x क्यूब। लिमिट बेटा आपको 2 टू 4 पे लेके जानी है, 4 क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 64, 2 क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 64 माइनस 8 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 56 आई। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बेटा पूछो तो क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की वैल्यू बेटा बताओ माइनस cos x। तो ये वैल्यू बेटा माइनस cos x आती है। लिमिट बच्चे मैंने नहीं लिखी है, लेकिन अब याद रखना इंटीग्रेशन विद लिमिट्स वाले केस में जब लिमिट्स रख देते हैं तो कांस्टेंट नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते उसका रीजन बेटा बड़ा सिंपल सा है, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन विद लिमिट एक वैल्यू है, तो यहाँ कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस कॉस बाहर रखा बच्चे आपने यहाँ पर, माइनस बाहर, एक बार कॉस पाई आएगा एक बार कॉस 0 आएगा, कॉस पाई सबको पता -1 होता है, -1 तो ये -1 -1 -2 हुआ और आंसर +2 आ गया। t स्क्वायर + 2t + 4dt का इंटीग्रेशन बेटा करोगे t क्यूब बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर, आपके पास t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन बेटा आपको सिखाया हुआ है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। t क्यूब बाय 3 प्लस t स्क्वायर प्लस 40। अभी लिमिट रखना बच्चे बाकी है, 0 वाली लिमिट तो बेकार ही हो गई, अपर लिमिट की वैल्यू रखोगे तो 6 क्यूब बाय 3 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 into 4 minus 0। 6 क्यूब बाय 3 बेटा 216 आता है, 70, 6 into 6 and 216 डिवाइड बाय 3 72 प्लस 36 प्लस 6 into 4 कितना हो गया 24। ये वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे बेटा आप? यस सर। 132। बच्चे अगर मैं बात करूं, मैं बाकी बच्चों से भी एक बार पूछ लूं भाई क्या है आपका इसमें जो से है, मैंने आपको पॉइंट्स बेटा क्या क्या सिखाए, सब सिखा दिया बेटा। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स करा दिए, डिफरेंशियल पे आए, इंटीग्रेशन भी हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया, ठीक है। यस सर। तो अब बच्चे मैं अगर बात करूं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, और इसको अगर मैं एरिया से बेटा रिलेट करूं तो मुझे बताना बेटा, ठीक है। अगर बच्चे में से एरिया से रिलेट करूं तो बताना आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, लैंग्वेज फॉलो करना बेटा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y equal to 3x square curve with x axis from x equal to 2 to x equal to 4। ये जो मैंने लिखा, ये लिखा और ये बात मैंने पहले ही कह दी थी, ये दोनों बातें एक ही हैं क्या? एरिया बाउंडेड बाय y equal to 3x square with x axis, area bounded by 3x square, area bounded by 3x square with x axis between x equal to 2 to x equal to 4। तब भी बेटा अगर आपका मन करे कि नहीं सर मेरे को बनाना चाहिए, तो बनाने की ट्रिक बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर आप सोचोगे तो y equal to x square करवा गया यहाँ पर 3x square, ये कब बेटा ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक। कहीं पे x equal to 2 पॉइंट आएगा और कहीं पे x equal to 4। क्या बच्चे लगता है इन दोनों लिमिट्स के बीच में मेरे पास कुछ एरिया बनता है बेटा? ये एरिया बेटा पूछा गया है कितनी यूनिट का होगा,
ये क्लियर है? और ये एरिया बेटा हम लोग बिल्कुल प्राउडली कह सकते हैं ये कितना आएगा सर, 56 यूनिट्स आएगा। यूनिट्स क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होंगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में होंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नो सर। तो एक बार बेटा हम लोग सारे पॉइंट्स की समरी कर लें। टोटल अभी तक 52 पेजेस जैसे हैं हमारे पास। हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ एरिया होता है, इंटीग्रेशन एरिया होता है, डिफरेंशिएशन स्लोप होता है, इंटीग्रेशन एरिया होता है। इंटीग्रेशन के पॉइंट्स बेटा हम कवर करते गए। उससे पहले आपका डिफरेंशिएशन आया था। डिफरेंशिएशन से बीच में मैंने आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट सिखाया। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिस्कशन मैंने आपको थोड़ा सा दिया था। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप पॉइंट पढ़ लिया बेटा आपने, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। इतना जितने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। रेट वाला पॉइंट क्लियर है, dy क्लियर, dx क्लियर, फंक्शन क्लियर, y इक्वल टू mx प्लस c क्लियर, m इक्वल टू y2 माइनस 5 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 वाले से बेटा स्लोप निकाल के मैंने आपको दिखाया था। याद आ रहा है ना? स्लोप क्या होता है? अब तो स्लोप तो लगता है छोटे पर की चीज थी, तो निकालना आसान ही होता है। स्लोप के दो कॉन्सेप्ट आते थे, या तो m इक्वल टू tan थीटा लिखते थे, या y2 माइनस 5 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 लिखते थे। सर लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानोगे कि दोनों पे अगर एक 1 पावर आ रही होगी तो y इक्वल टू mx प्लस c जो होता है लीनियर फॉर्मेट होता है, प्लॉट करने पे आपको हमेशा लाइन ही मिलेगी। ये पॉइंट बेटा m इक्वल टू tan थीटा y इक्वल टू mx प्लस c सब मैंने आपको पढ़ाया था। और याद करो तो मैंने बोला था स्लोप दो तरह के आएगा, या तो स्लोप जीरो होगा, अपहिल होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, डाउनहिल होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये पढ़ाया था पॉइंट? यस सर। क्लियर है? फिर उससे पहले बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन थे, वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे सारे। और ये देखो आज एक बहुत बढ़िया चीज आई। क्या पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले? क्या कहा था? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिखा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई करवाया था बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। यस सर, अभी करवाया था। तो बच्चे आप अच्छे से देखो, 0 से पाई के बीच में जो बेटा आता है आपके पास में, अगर इस सरफेस को हटा दो बेटा, ये जो आ रहा है ये फालतू का है ना? तो देखो बेटा यही तो शेप आई थी आपके पास यहाँ पे ऐसे। 0 से पाई के बीच में कितना एरिया होगा? तो आज आपने बेटा निकाल भी दिया। 0 से पाई के केस में साइन एक्स का एरिया कितना आता है? 0 से 180 के बीच में 2 यूनिट। बाइनोमियल क्या होता है बच्चे? अच्छे से देखो, एक टर्म आपको बेटा मैथ्स में मिलेगा n फैक्टोरियल। जब आप इसे लिखते हो तो सब बोला जाता है फैक्टोरियल ऑफ n। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? n लिखो, फिर n से एक कम नंबर लिखो, फिर एक और कम लिखो, और मल्टीप्लाई करते 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 कहां तक पहुंच जाओ? 1 तक। तो फैक्टोरियल n जो होता है बेटा ये नंबर आता है। ठीक, तो एक बच्चे ने कहा सर जैसे फैक्टोरियल 6 लिखूं बच्चे तो क्या आएगा? ये दोनों सिंबल होते हैं बेटा, ऐसे भी लिखा जाता है और बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों चीजें। फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैसे लिखेंगे? 6 लिखेंगे, एक नंबर कम करेंगे 5 लिखेंगे, एक नंबर कम लिखेंगे 4 लिखेंगे, एक नंबर कम लिखेंगे 3 लिखेंगे, एक नंबर कम लिखेंगे 2 लिखेंगे, एक नंबर कम लिखेंगे 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30 34 120 120 into 3 360 360 into 2 720। ये बेटा आपके पास नंबर आता है। तो अगर फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब समझ जाओगे 6 5 4 3 2 1 तक। अब जिन लोगों ने बेटा ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस बनाई है मैथ्स की, उन्होंने बहुत अच्छे लेवल की थ्योरम्स पढ़ी हैं। हमने तो बेटा बहुत बेसिक पढ़ना है। अगर बच्चे कभी आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n आए, इसमें बेटा ध्यान रखना हमेशा जिसने थ्योरम बनाई थी उसने बोला है कि x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, है ना? 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर कोई लिखे, यहाँ पे x क्या होगा? नंबर, n क्या होगा? कोई भी नंबर, रियल नंबर होना चाहिए। तो इसका आंसर बेटा बड़ा बढ़िया सा था। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का आंसर था बेटा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस nx n into n minus 1 divided by factorial 2x square n into n minus 1 into n minus 2 divided by factorial 3x cube n into n minus 1 into n minus 2
into n minus 3 divided by factorial 4 x to the 4 n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 x to the 5 divided by factorial 5, ठीक है ना बच्चे। लेकिन जब चलते हुए जाओगे तो सबको पता है बेटा, जैसे कोई मुझे 1 + x होल स्क्वायर में पॉलिनोमियल याद है ना, 9th 10th में पढ़े थे। पॉलिनोमियल कहते थे बेटा 1 + x स्क्वायर में हाईएस्ट जो नंबर आएगा पावर डिग्री 2 होगी, इसकी भी जो डिग्री आएगी बच्चे वो n आएगी। तो लास्ट टर्म जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा, x टू द पावर n। से x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखो बड़ा प्यारा होगा, n होगा, n - 2 होगा। तो ध्यान से देखो 4 में यहाँ पे 3 आ रहा था, है ना, तो लास्ट में चलते 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 बेटा यहाँ पे 1 आएगा और नीचे वाली वैल्यू भी क्या होगी, फैक्टोरियल n होगी। तो जरा बताओ ध्यान से, ऊपर वाला टर्म है n n-2 n-3 अप टू 1 और ये भी तो फैक्टोरियल n ही है ना, तो ये दोनों टर्म बेटा क्या हो जाएंगे, ये n into n-1 into n-2, तो ये दोनों फैक्टोरियल हो गए। तो पहला टर्म हमेशा 1 बनेगा, लास्ट टर्म बच्चे हमेशा कितना बनेगा, x टू द पावर n, और टोटल टर्म्स बेटा कितने आएंगे, n+1 टर्म्स आएंगे। ये बेटा 11th में थोड़ा लेट में आएगा, पर अभी बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा। सर रट्टा मार लें, अरे नहीं बेटा इतना करना ही नहीं, अगर होता तो मैं समझा देता। कुछ नहीं करना बेटा, इतना काम की चीज नहीं है। काम की चीज क्या है, अब एक जैसे बोलते हैं ना कोइंसिडेंस आ जाए, गलती से ऐसा हो जाए, अगर बच्चे x 1 से बहुत 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 छोटा, जैसे 1 हो, 1 के सामने 0.000001 आ जाए, है ना, तो अगर बच्चे आपका x इस तरीके से आए जो 1 से बहुत छोटा हो, तो देखो आंसर क्या आएगा, 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू, बच्चे बताना, एक टर्म आएगा 1 + nx, और आगे बच्चे ध्यान से देखो x स्क्वायर है, तो गलती से तुमने अगर x 10⁻³ सोचा है ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, फिर तो आगे वाले टर्म तो खत्म हो गए। तो आगे वाले टर्म बच्चे हम क्या लिख देंगे, जैसे बोलते हैं ना कि जो लोग नहीं लग रहे हैं काम के, तो उनके लिए बेटा मैंने उनको निगलेक्ट कर दिया और उनकी याद में एक स्मारक बना दिया, लिख दिया नेग्लिजिबल टर्म्स। ये टर्म्स कैसे थे बेटा, आपके नेग्लिजिबल थे। तो टेक्निकली अगर पूछे 1 + x टू द पावर n की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 1 + nx। सर हमेशा होती है ना बेटा, शर्तें याद रखो, शर्तें लागू लिखी होती है ना, तो x लेस की वैल्यू 1 से बहुत कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो n कुछ भी हो, आपका ये डिस्कशन चलेगा ही चलेगा। अच्छा ये डिस्कशन बेटा 11th में से भर भर के यूज हुआ है, पर पढ़ाया नहीं जाता है। कई जगह यूज करेंगे, 1 + x टू पावर n को 1 + nx लिख देंगे, लेकिन फिर बताएंगे नहीं आया कैसे। तो मेरा कहना बेटा यहाँ पे सिंपल सा है कि 1 + x टू द पावर n अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोल दोगे, 1 + nx, बस शर्त ये है कि x की वैल्यू बेटा 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। फिजिक्स में कई बार ऐसा आएगा बेटा, टर्म दिखा रहा हूँ, सीखोगे, बड़ा बढ़िया सा डिस्कशन है। वो लिखते हैं बेटा 1 + α डेल्टा थीटा टू द पावर 3 है, ऐसा आएगा। और अल्फा क्या है बेटा, 10⁻6 है, डेल्टा थीटा कितना है बेटा, 10 है। तो बताइए 1 + α डेल्टा t होल क्यूब को हम क्या लिखें, तो बताओ अल्फा कितना है 10⁻6, डेल्टा थीटा खुद कितना है 10। तो क्या हमारे पास स्कोप है बेटा इस पावर को अंदर ट्रांसफर करने का? ऑब्वियसली अगर बेटा ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, कौन सी वैल्यू, देखो 1 के साथ जो लिखी वैल्यू क्या 1 से बहुत छोटी है, तो आप बेशक बेधड़क बिना डरे इसको 1 + 3 α डेल्टा थीटा लिखेंगे। ठीक, आपकी एरर नहीं मानी जाएगी, ये अप्रोक्सीमेशन सही माना जाता है। ठीक है, कल को बच्चे ऐसा सवाल आ जाए कि 1 + गामा डेल्टा थीटा है, बेटा ये हीट में आएंगे आगे चल के, तो मैं अभी से लिखवा देता हूँ। गामा क्या है बेटा 10⁻6, डेल्टा थीटा कितना है बेटा 10 है, तो 1 + गामा डेल्टा थीटा टू पावर -3 को क्या लिखोगे, 1 - 3 गामा डेल्टा थीटा, 1 - 3 गामा डेल्टा थीटा, 1 - 3 गामा डेल्टा थीटा। क्लियर? तो जो पावर होती है बेटा अंदर ट्रांसफर होती है। सर कुछ इसका फायदा हमें और भी तो दिलाओ। बच्चे मैं आपसे क्या पूछूं, 1.01 टू द पावर 6 लिखना है,
तो 1.01 to the power 6 का मतलब समझे? 1 प्लस टेक्निकली कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ तो 6 बार मल्टीप्लाई करिए तो बात आएगी। आप एक काम करना बच्चे, 6 बार आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा उसको कंपेयर कर लेना, जो आंसर आएगा नो डाउट वो परफेक्ट होगा, पर हम भी छोटे रास्ते से आसान अच्छा आंसर निकाल सकते हैं ना। 1.01 को क्या लिख दो, 1 प्लस 0.01 टू द पावर 6। 1.06। यस सर। और क्या बच्चे ये जो 0.01 है ये 1 के सामने बहुत छोटा है? हाँ सर, उसका 1 ही तो हुआ ना, 1%, तो छोटी वैल्यू हुई। अब क्योंकि छोटी वैल्यू हुई तो आपका पूरा राइट है, 0.01 के सामने 6 मल्टीप्लिकेशन में ले आओ तो 0.06 हो जाएगा। आंसर सिंपल 1.06। 0.998 टू द पावर 3, ये कितना होगा? 0.998 टू द पावर 3 को क्या लिखोगे बेटा? 1 माइनस -0.002 तो बच्चे ऐसा नहीं होता है प्लस के लिए चलता है, अगर ये माइनस होगा तो भी चलेगा। ध्यान से देखो, अगर कभी यहाँ पे 1 माइनस एक्स आएगा तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, तो आपको फर्क नहीं पड़ता बेटा उसके साथ। 1 माइनस 0.002 टू पावर 3, 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू पावर एन क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे माइनस था बेटा, 0.02 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 0.006 आया, तो आंसर सिंपल 0.994। अगर कैलकुलेटर हो तो क्रॉस चेक करके देख लेना, थोड़ी सी एरर आ सकती है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आंसर यही आता है। क्लियर? तो एक बच्चे ने कहा सर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सिंपल सा होता है एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिस भी क्वांटिटी को आप बेटा मेजर कर सकते हो, एनी क्वांटिटी विच कैन बी measured is called, तो ये ग्लास सरफेस पे लिखो तो पेन स्लिप होता है। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? जिससे बच्चे क्या लेंथ को मैं फिजिकल क्वांटिटी बोल सकता हूँ? यस सर। अगर आपके पास एक पेंसिल है तो आप पेंसिल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सर क्या मैं एरिया को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकता हूँ? हाँ सर, हम लोग प्लॉट वगैरह कभी देते हैं तो कहते हैं सर ये 200 वर्ग गज का प्लॉट है, आप मेजर करते हैं उससे। क्या बेटा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? यस सर, फीवर आता है तो सबसे पहले टेम्परेचर मेजर करते हैं सर, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो सर दुनिया में कई सारी चीजें इनको हम मेजर कर सकते हैं, है ना? वो सारी चीजें इनको मेजर कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। क्या लेकिन बेटा कुछ ऐसा है जो मेजर नहीं कर सकते हैं? सर एनर्जी। एनर्जी मेजर कर सकते हैं सर। इमोशंस, इमोशंस शायद हाँ कह सकते हो। जैसे अगर आप सिबलिंग्स हैं तो मम्मी से हमेशा दोनों बच्चे लड़ते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं कि मम्मी मम्मी आप मुझे बताइए किसे ज्यादा प्यार करते हो, तो मम्मी का स्टेटमेंट कभी आ नहीं पाता है, बेचारी चुप हो जाती है क्योंकि मेजर नहीं कर सकते ना। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं बेटा हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को। दो फिजिकल क्वांटिटी की पूरी फैमिली हुई, इसको बेटा हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बेटा ऐसी बोली जाती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर्स। ठीक, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो एक बच्चे ने पूछा सर ठीक है हम आपकी बात समझते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर्स थोड़े से प्यारे से होते हैं, आसान से, जिनको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। वेक्टर्स थोड़े से टेढ़े होते हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है ना? तो सर डेफिनेटली पढ़ने तो दोनों ही पढ़ेंगे। सर पहले स्केलर देख लें, आसान वाला। स्केलर्स बेटा जितने भी होते हैं, जरा बताओ कि स्केलर्स के बारे में क्या बोलोगे? सर जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो अब बड़े समझो बेटे, जैसे मेरे पास एक बॉक्स हो, ये बच्चे मैंने बॉक्स लिया और मेरे मन में बात है ये देखने के लिए कि क्या इस बॉक्स का कुछ मास होगा। मास बेटा अगर मैं खाली 5 लिख दूं तो क्या डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट है? नो सर। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं सर। सर सीधी सी बात है सर, अगर मास 5 है तो आपको इसकी यूनिट तो लिखनी पड़ेगी। 5 ग्राम लिख दोगे तो अलग होगा, 5 टन होगा तो अलग होगा। तो सर मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बच्चे मुझे यहाँ पर 5 kg की हेल्प लें। 5 का मतलब क्या हुआ 5 kg का? दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 1 kg।
1 kg के वेट लेते तो उसके 5 गुना वेट है इसका, ये आप कहना चाह रहे थे। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पर, जो 5 है और जो kg है, 5 हो गया मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा आपने कुछ यूनिट लेते हैं। तो हमेशा जानना, अगर कोई बॉडी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए बच्चे क्या चाहिए, स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा यूनिट क्या होगी, उस यूनिट में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सर ये यूनिट मैग्नीट्यूड क्या खेल रहे हो बेटा, 5 kg है तो क्या इसको 5000 ग्राम भी लिख सकते हो, बताओ, यूनिट चेंज करते मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं हुआ। हाँ सर। तो स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए बच्चे हमें क्या चाहिए होता है, टू डिस्क्राइब अ स्केलर क्वांटिटी I have to decide the unit, I have to tell what is the magnitude of quantity in that unit, ये आपने लिखा। तो स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे यूनिट पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और एक चीज बेटा और है, जब इन्हें आप ऐड करते हो तो स्केलर क्वांटिटीज जो होती है बेटा, सिंपल स्केलर क्वांटिटीज फॉलोज सिंपल एडिशन। सर ये जरा समझाइए सिंपल एडिशन क्या होगा। सिंपल एडिशन का मतलब बच्चे क्या हुआ कि अगर मान लो बच्चे आपने यहाँ पे एक जार लिया, इस जार में 2 लीटर पानी था, इस जार में बेटा क्या करते हैं आप, थोड़ा सा 1 लीटर पानी और ऐड कर देते हैं। ये 2 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी इसमें आपने पोर किया, जैसे पोर करोगे तो जो नया वॉल्यूम आएगा बच्चे बताना कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये 3 हुआ। तो ये एडिशन कैसा बेटा, सिंपल अलजेब्रिक Simple. एडिशन। तो जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती है बेटा, वो कैसा एडिशन फॉलो करते हैं बेटा, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। टू डिस्क्राइब अ स्केलर क्वांटिटी आई नीड मैग्नीट्यूड, यूनिट, और एडिशन इजी है। क्लियर। जैसे बच्चे मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा और डिस्कशन, देखो मुझे बताना 2 सिटीज के बीच में, अगर एक सिटी मेरे पास अहमदाबाद है और एक वडोदरा है, ठीक, अहमदाबाद वडोदरा के बीच में बेटा पूछूं, तो हम जब भी 2 सिटीज की बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ हाईवेज बनाए हुए हैं और हम बात करते हैं उनके बीच के डिस्टेंस क्या है। अगर 2 सिटीज के बीच की बच्चे मुझे डिस्टेंस लिखनी हो तो मैं खाली अगर ऐसे 108 लिख दूं तो क्या सफिशिएंट है? No, sir. सर डिस्टेंस अगर लिखना है तो बेटा यूनिट बतानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर मेरे पास किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना हो, तो स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा किस यूनिट में बात करनी है। क्योंकि बेटा अगर यहाँ 108 किलोमीटर है और यूरोप पे यूएस जाओगे तो ये डिस्टेंस माइल्स में होगी, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात आती है, स्केलर क्वांटिटी अगर आपकी है तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट बताना पड़ेगा, उस यूनिट में उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये बताना पड़ेगा। सर इसका टेक्निकली डायरेक्शन नहीं होता है ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और ये ऐड करने में आसान होते हैं, इनका एडिशन इजी होता है। सर इजी एडिशन होता है ये बात नहीं समझ में आ रही है, बात समझे ना। मैं अहमदाबाद से वडोदरा गया और वडोदरा से बदला से सूरत गया। सर अहमदाबाद से वडोदरा 108 किलोमीटर है और वडोदरा से सूरत पता लगा सर मेरे को 200 किलोमीटर जैसा चलना पड़ा। तो सर टोटल डिस्टेंस कितनी चली, तो सर टोटल डिस्टेंस 308. सबको पता है 308 आ जाएगी। क्या जोड़ना टफ है? नहीं सर। No, sir. तो सिंपल सी बात है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है बेटा, उनको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे पहले यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन बेटा इनकी नहीं होती है, और ये इजी सा एडिशन बेटा फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? No, इसी sir. में लड़ाई चलती है थोड़ी सी। अगर पूछो बेटा इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी हुई, इलेक्ट्रिक करंट बेटा 10th में पढ़ा था सबने, तार पढ़ा हो और इधर Yes, मान sir. लेते करंट कितनी जा रही है, 4 एम्पियर जा रही है। तो अगर Yes, पूछो इस वायर में करंट कितनी जा रही है, करंट का सिंबल बेटा सबने आई बनाया था। yes, sir. डिस्क्राइब करने के लिए क्या खाली फोर्स सफिशिएंट है? नहीं सर, एम्पियर लिखना पड़ेगा ना। सर करंट 4 एम्पियर है, 4 टाइम्स ऑफ 1 एम्पियर है, तो करंट का क्या यूनिट है? हाँ सर है। क्या मैग्नीट्यूड है? हाँ सर है। क्या करंट का डायरेक्शन है? यस सर। तो बच्चे हमेशा ना 2 चीजें होती है, एक होता है डायरेक्शन होना
और एक तो कन्वेंशनल। क्या किसी ने करंट कभी चलते देखी? नो सर। आपके घर में कोई पर्सन आता है, करंट मेजर करता है, तो क्या डायरेक्शन देखता है करंट इधर से उधर जा रही है कि मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होता है? तो करंट में हम केवल किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? मैग्नीट्यूड में। अभी थोड़ी देर पहले बेटा मेरा एसी खराब हुआ, तो मैंने उसको देखा तो उसमें करंट 6 एम्पियर जा रही थी, पर मैंने ये थोड़ी देखा करंट एसी से सिस्टम में जा रही है, सिस्टम से एसी में जा रही है। मुझे तो 6 एम्पियर करंट चाहिए। तो करंट कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? करंट का डायरेक्शन होता है बेटा, पर इसका डायरेक्शन कैसा होता है बेटा? कन्वेंशनल। हमने ऐसा माना है कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रैवल करती है, इसका डायरेक्शन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल है, इसलिए बेटा करंट कैसी क्वांटिटी होगी? सर करंट आपकी कोई उसकी सेट डायरेक्शन नहीं होती, कोई ये नहीं जानता है करंट इधर से उधर जा रही है। करंट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा? स्केलर की कैटेगरी। एक और रीजन है बेटा करंट को स्केलर रखने का, जरा ध्यान से देखना। क्या करूं, मेरे पास एक तार कौन सा हेवेल्स का ले लिया, एक कॉम्प्टर गिव्स का लिया, सब ज्वाइन करके आगे सस्ते से किसी तार में डाल दिया। इधर से मान लो प्रति सेकंड के हिसाब से इधर से 3 एम्पियर करंट आ रही है, इधर से 4 एम्पियर करंट आ रही है, तो आगे बताना करंट कितनी जाएगी? एक साइड से 3 एम्पियर आ रही है, एक साइड से 4 एम्पियर आ रही है। 7 पक्का 7 होगी या 7 के अलावा भी कुछ हो सकती है? नो सर 7 एम्पियर ही होगी। 7 ही आएगी। बेसिकली बेटा 3 एम्पियर क्या होता है? 3 कूलम पर सेकंड। इधर से प्रति सेकंड कितना चार्ज आ रहा है? 3 कूलम। इधर से पर सेकंड कितना चार्ज आ रहा है? 4 कूलम। 4 कूलम। और ये वो जंक्शन जहाँ चार्ज का रुकना अलाउड नहीं, जो आएगा सब आगे जाना है। अब चार्ज को अगर आगे लेके जाना है तो पक्का बेटा यहाँ से 3 एम्पियर 4 एम्पियर के हिसाब से आगे करंट कितनी जाएगी? 7। क्या ये एडिशन गारंटी है इस बात का कि स्केलर है? सर इजी एडिशन फॉलो करें तो स्केलर क्वांटिटीज होती है। डिस्कशन बेटा ऐसा है, देखो अगर बच्चे मेरे पास 6 kg मान लेते हैं बेटा, कोई भी व्हीट फ्लोर मान लो था, उस बॉक्स से बेटा मैं 4 kg व्हीट फ्लोर बेटा और ऐड करता हूँ, सॉरी 6 kg ऐड करता हूँ। 6 kg में 6 kg व्हीट फ्लोर ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? सर ये 12 कैसे सवाल कर रहे हो सर? सर ये 12 kg व्हीट बन जाएगा। अरे सुनो तो सही, क्योंकि स्केलर है ना बच्चे, मास, तो सिंपल सा एडिशन हो गया, 6 Yes, और sir. 6 जोड़ा और 12 बन गया। अब बच्चे एक बात बताना, बड़ा सिंपल सा था। एक शर्मा जी थे, बड़ा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, हमारे पूरे काइनेमेटिक्स में इन्हीं का ही एग्जांपल लिया जाएगा। कोई शर्मा हो तो नाराज मत हो जाना। तो पहले शर्मा जी बेटा वॉक करने बड़े होशियार इंसान थे, और मॉर्निंग में एक डायरेक्शन में पार्क में चलते हैं 6 किलोमीटर, और फिर आपका 6 किलोमीटर और चलते हैं। ये 6 किलोमीटर जब चले तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल घूम गए? 120 डिग्री एंगल घूम गए। शर्मा जी ने स्टार्ट बेटा कहां से किया था? शर्मा जी ने स्टार्ट बेटा इस पॉइंट से किया था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पे आके शर्मा जी किसी चाय की दुकान पे बैठ गया, कहते भैया अब नहीं चला जा रहा, थक गया। मैं आपसे बेटा केवल एक सवाल पूछूं यहाँ पर कि शर्मा जी ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 12 12 तो किलोमीटर। डिस्टेंस बेसिकली सबको पता है बेटा, काफी प्रैक्टिकल टर्म होता है, इसके लिए लेंथ ऑफ द पाथ होता है, जितना आप चले उसको नाप दीजिए। तो लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। लेकिन मैं पूछूं शर्मा जी कितना डिस्प्लेस हुए? 6 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में बताना क्या होगा? तो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट बेटा सबको दिखता है यहाँ से। शर्मा जी यहाँ से यहाँ चल के पहुंचे होंगे, देखो। यस सर। तो ये जो टर्म है बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो भाई चलो क्वेश्चन मैंने बेटा आसान से लिखा, ये 120 था तो श्योरली ये एंगल 60 डिग्री हो गया। बाकी तो Yes, 60। ये दोनों साइड बेटा सेम हो गए, तो पक्की बात है बेटा आपका ट्रायंगल कैसा बनेगा बेटा? पहले था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। 60 डिग्री से इक्विलेटरल हो गया, तो ये 6 किलोमीटर हुआ। तो शर्मा जी का कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो बड़े सम्मान से आप कहते सर शर्मा जी चले 12 किलोमीटर लेकिन डिस्प्लेस तो 6 हुए। ये जो डिस्कशन है बेटा देखो आसान नहीं है, गांव वाले को भी समझ में आएगा। 6 और 6 12 तो होते हैं सर, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बात आएगी तो किसी गांव वाले को समझाने बैठोगे, ऐसा नहीं कि उसके बुद्धि की कमी है, पर उसको नहीं समझा पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 और 6 6 होता है? क्या देखो
एक नई तरह की मैथमेटिक्स आई, 6 शर्मा जी चलते हैं, फिर शर्मा जी 6 और चलते हैं, पर डिस्प्लेस कितना होते हैं? केवल 6 होते हैं। 6। क्या बेटा ये मैथमेटिक्स नए जमाने की मैथमेटिक्स है? यस सर। तो ये जो बेटा एडिशन होता है बेटा थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको हम लोग बेटा वेक्टर एडिशन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा बच्चे बताना, क्या 6 और 6 0 भी हो जाएगा? हाँ यस हो सर। जाएगा। हो जाएगा ना। अब यस शर्मा सर। जी क्या रिप्लेस करें, करोगे 6 पार्ट, किलोमीटर आगे जाए तो 6 पीछे आ जाओ। किलोमीटर वापस आ जाए, वापस पीछे आ जाएंगे। तो 6 किलोमीटर आगे गए, 6 किलोमीटर वापस आ गए, तो पक्की बात है बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया ना। इस बार 6 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। केवल 6 और 6 यहाँ 0 होता है बेटा, बताना क्या अगर मैं बोलूं आपके पास 8 और 8 है, क्या 8 और 8 भी 0 हो सकता है? यस यस सर। सर। कैसे बच्चे? 8 न्यूटन का फोर्स आगे लगा दो 8 और इसी न्यूटन का डिब्बे पे 8 न्यूटन का फोर्स दूसरी। पीछे लगा दो, तो ये दोनों फोर्स मिलकर डिब्बे को चलने नहीं देंगे और नेट इफेक्ट किसका आएगा बेटा? 0। 0। तो एक बात समझ में आए कि भाई साहब कुछ तो अलग है भाई यहाँ पर, है ना। यस सर। देखा जाए और देखो बड़ा बढ़िया सा डिस्कशन है। वेक्टर्स क्यों अलग है समझाता हूँ बेटा आपको पूरा अच्छे से। एक और डिस्कशन देखो, मेरे पास बच्चे अगर एक पाइप हो, ये पाइप लिया बच्चे, इस पाइप को बेटा मैं डाउनवर्ड चला दूं कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इतना तो सबको आता है, 4 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितना चलेगा? 4। 4 मीटर। 2 सेकंड में कितना चलेगा? 8। 3 8 सेकंड में कितना मीटर। चलेगा? 12। 4 सेकंड में कितना चलेगा? 16। 16। तो धीरे धीरे बेटा ये रॉड बेटा नीचे आ रही होगी, देखो, है ना। यस सर। ये रॉड बेटा को मुझे टी टाइम में कितना नीचे आ जाएगी? तो आप बोलोगे टी टाइम में कितना चलेगी? 40। 1 सेकंड में 4 चलता है, 40। तो टी सेकंड में 4t चलेगा। क्लियर बेटा? यही तो छोटे पर से पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 4 है, टाइम t है, तो आपका डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4t। ये क्लियर है? अब बात यहाँ थमी नहीं, बात यह है कि इसके अंदर एक बॉल थी, ठीक है। अब ये बॉल बेटा थी, बॉल रुकी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब बॉल बनाई है तो फालतू रखने के लिए तो नहीं बनाई है। बॉल पाइप के अंदर रोल करती है बेटा कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मान लो पाइप नहीं चलता तो बॉल अभी यहाँ पे थी, फिर यहाँ आती, फिर यहाँ आती, फिर यहाँ आती, फिर यहाँ आती, पर क्योंकि पाइप चल रहा है तो बॉल कहाँ आएगी? पाइप के अंदर आगे जाएगी, पर पाइप नीचे आ रहा है तो बॉल ऐसे आएगी ना। तो अगले डायग्राम में कोई पूछे बॉल कहाँ पे होगी, तो सर कहीं यहाँ पे होगी। उससे अगले डायग्राम बॉल कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तो क्या पूछे सर पाइप नीचे आया कितना? सब पाइप तो 40 4 नीचे आया। मीटर। इसी दौरान बॉल कितनी आगे चलेगी? सर 3 मीटर। 3 की स्पीड से आगे जाएगी, तो टी टाइम में 3t आगे जाएगी। तो बॉल नीचे कितना आई बेटा? 4t। बॉल आगे कितना गई? 3t। बॉल डिस्प्लेस कितना हुई? 5t। 5t। बहुत बढ़िया। यस सर। तो बच्चे बात आई, जो पाइप की वेलोसिटी है बच्चे वो कितनी है बेटा? 4। बॉल की अपने रोल करने की वेलोसिटी कितनी है? 3। पर बॉल की नेट वेलोसिटी क्या है? 5। यस सर। 5 से समझे कैसे? भाई तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टी सेकंड में कितना हुआ? 4t। आगे यस सर। कितनी? 3t। और टी सेकंड, तो t को अगर 1 लिख दो तो 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना चलती है, कोई ऑब्जेक्ट कितना चलता है, उसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो पता लगा था बॉल की वेलोसिटी कितनी आई? 4 की वेलोसिटी में क्या जोड़ा? 3। स्केलर के जमाने में 4 + 3 7 होता था, आज 4 + 3 क्या है? 5। 5। हमेशा 5 नहीं है, पर इसमें तो 5 दिख रहा है ना। यस सर। मुझे क्या लग रहा है बेटा, वेक्टर एडिशन थोड़ा सा टिपिकल है। हाँ सर, यहाँ तो आंसर कुछ भी आ रहा है, 4 और 3 7 हो जा रहा है, कभी 4 और 3 5 हो जा रहा है, क्या करें? तो हम आगे चल के इस चीज को समझेंगे कैसे करना है। यहाँ तक का लॉजिक पक्का? यस सर। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नो नो सर। सर। अगर बच्चे मैं बात करूं बहुत अच्छी सी कि भाई सिंपल सा कि मुझे वेक्टर को डिस्क्राइब, स्केलर्स को डिस्क्राइब करना है, तो ये जो दोनों परिवार हैं उन परिवार में ऐसे बात आ गई कि सर ये हमारी एक फैमिली ली, स्केलर्स अलग बैठ जाएंगे, वेक्टर्स अलग बैठ जाएंगे। स्केलर्स क्या कहते हैं बेटा? जैसे मैं मास की बात करूं स्केलर, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज की बात करूं
स्केलर। और अगर बच्चे मैं यहाँ पे आपसे बात करूं स्पीड की, क्या बच्चे बताओगे स्पीड स्केलर होता है? No, sir. स्पीड Yes, स्केलर, sir. अरे Yes, sir. स्पीड स्केलर Sorry, होता है sir. Yes, sir. Yes, sir. पापा की गाड़ी में बैठोगे तो आगे स्पीडोमीटर पे अगर मान लेते पापा 70 दिखा रहा है उसका स्पीडोमीटर, तो ये बताता है कि गाड़ी कितना फास्ट चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्या Yes, कभी sir. स्पीडोमीटर ये बताता है किधर जा रहे हो? No, नहीं। sir. तो स्पीडोमीटर में केवल क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो मास, स्पीड, डिस्टेंस बेटा ये हो गए स्केलर्स। ये साफ साफ कहते हैं भैया देखो ऐसा हमको डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, 6 केजी की बॉडी मतलब मास एंड यूनिट, डिस्टेंस 108 किलोमीटर, स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होता है, एडिशन आसान सा होता है। लेकिन जब बच्चे वेक्टर की बात आई तो जो वेक्टर्स होते हैं तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक डिब्बा ले लो, एक Yes, डिब्बे sir. पे अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो क्या ये 5 न्यूटन का फोर्स और ऊपर वाला 5 न्यूटन का फोर्स एक जैसे हैं? No, sir. No, पहला sir. वाला 5 न्यूटन का फोर्स राइट में है, दूसरा वाला 5 न्यूटन का फोर्स डाउन है। तो जब तुम फोर्स लिखोगे इस फोर्स को F1 बोल दो तो बहुत तसल्ली से लिखोगे 5 न्यूटन का फोर्स है किधर, राइट साइड में। तो क्या बेटा आपको इस बार वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होगा? हाँ सर। यूनिट चाहिए होगी? हाँ सर। और क्या डायरेक्शन भी चाहिए होगी? हाँ सर। Yes, sir. जैसे मान लो बच्चे आप लोग फुटबॉल खेलते हो ना ग्राउंड में, जब आपका दोस्त पास होता है तो हल्के से ऐसे हिट कर देते हैं, बॉल यहाँ गिरती है, थोड़ा और तेज करते बॉल यहाँ गिरती है। तो बॉल कैसे पाथ पे जाने वाली है वो डिपेंड करता है बॉल कितनी स्पीड से चली। तो मान लेते बॉल अगर 5 की स्पीड से चली तो क्या एंगल भी बताना जरूरी है? बिना Yes, एंगल sir. के तो बात नहीं बनेगी ना। तो आप कहोगे सर सिंपल से जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है बेटा उनको डिस्क्राइब करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, 5 मीटर पर सेकेंड होगी। मान लेते तुमने 37 डिग्री पे बॉल मारी थी, 37 डिग्री पे बॉल चली थी। तो क्या वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए? हाँ सर। इनके साथ खास बात ये होती है बेटा, इनके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। कोई भी वेक्टर होगा तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, डायरेक्शन होगा। तो तुमने जैसे स्केलर्स की फैमिली के बारे में डिक्लेयर किया था ऐसी होती है, दिख रही है। तो अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर्स की फैमिली बेटा बताना कैसे होगी, बोलो वेक्टर्स कैसे होते हैं? वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने Magnitude, के लिए unit, direction, सबसे पहले बच्चे यूनिट, बिना unit, यूनिट के बात नहीं माने। फिर उस यूनिट में magnitude. मैग्नीट्यूड कितना है, तीसरा बच्चे उसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा बताना ही पड़ेगा। विदाउट डायरेक्शन, इनमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती ही होती है। पर ये जो दुष्ट है ना, ये दुष्ट क्यों है, टफ क्यों हो गया, क्योंकि उनका एडिशन डिफरेंट है। तो आप साफ साफ लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दे डू नॉट फॉलो सिंपल Simple. एडिशन। इनकी दुनिया में 3 और 4 साथ नहीं होता है, इनकी दुनिया में क्या होता है हमें नहीं पता, अभी तो दुनिया देखी भी नहीं हमने इनकी। क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? No, sir. तो सिंपल से कोई पूछे, मेरे सर जो मुझे पढ़ाते थे वो कहते थे देखो वेक्टर केवल 2 पॉइंट पे अलग हो गए। पहली बात तो इनके पास डायरेक्शन होती है और दूसरी बात बेटा इनका एडिशन डिफरेंट होता है। अगर ये चीज नहीं हो तो ये स्केलर जैसी होगी।